नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो हरियाणा जिला दर्शन की सीरीज हमने शुरू की थी उसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया था, अंबाला के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हरियाणा जिला दर्शन की इस दूसरे एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के दूसरे जिले के बारे में। यानी कि हम पहले वो 7 जिले पढ़ेंगे जिनका जो 7 जिले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 का, तो उस समय वास्तविकता में हरियाणा में 7 जिले थे। तो पहले हम उन 7 जिलों के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर फिर जो आगे जो फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम के बारे में, यानी कि जिसे पहले जिसका पुराना नाम गुड़गांव था और इसको फिर दोबारा से बदलकर इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम कर दिया गया है। तो अगेन आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। एक तो आप सभी को क्या करना है कि ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। और दूसरी बात कि आप लोगों को केवल और केवल इस पीपीटी में जो कंटेंट है उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास देखते होंगे, कि आपको नोटबुक और पेन, ये 2 चीजें आपको लेके बैठना है। और जो भी बातें हैं, जो फर्दर जो डिस्कशन होगा वो आपको क्या करते जाना है, नोट करते हुए जाना है। जितना आप लिखेंगे उतना आप याद कर पाएंगे और उतना आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट जरूर करना है कि जैसी भी आपको ये वीडियो लगती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हरियाणा के दूसरे जिले यानी कि गुरुग्राम के बारे में। तो अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरुग्राम की जो स्थिति है वो स्थिति कहाँ है। तो देखिए, जब हरियाणा बनता है तो 1 नवंबर 1966 को, उस समय पर अंबाला हमने डिस्कस किया और अंबाला के बाद अब हमारा दूसरा जो जिला है वो गुरुग्राम है। और इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। तो अगेन सबसे पहले हम इसकी एक बार लोकेशन के बारे में देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहां पर है। तो देखो, यहां आपको इस मैप में नजर आ रहा होगा कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ है, यहां पर हमारा वेस्ट है और ये क्या है, हमारा ईस्ट है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो दिशाएं हैं वो इस तरीके से होती हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर ईस्ट है और यहां पर वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन बनती है ये क्या बनती है, ये साउथ ईस्ट बनती है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। यानी कि गुरुग्राम की अगर हम स्थिति देखते हैं तो गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि जब हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो मैं नोट साथ के साथ ओपन रखता हूं, जहां मैं पॉइंट लिखता रहूंगा और आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर हम गुरुग्राम की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थिति कहां पर है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अनटिल अनलेस आप मैप को नहीं देखेंगे तो आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे कि वास्तविकता में इसकी जो स्थिति है वो स्थिति कहां पर है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है, तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है, 1253 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑफिशियली यही है कि गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 1253 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 15,14,085, यानी कि गुरुग्राम वो जिला है जिसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। और एक बार आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि ये जो गुरुग्राम है इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। यहां पर देखेंगे हिसार है, इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। यहां पर देखेंगे करनाल की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। और उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि और कोई जिले ऐसे नहीं हैं कि जिनकी जनसंख्या जो है वो 15 लाख से अधिक है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि गुरुग्राम का जो पुराना नाम था, वो गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था। देखो, तो हम कहते हैं कि ये पहला पॉइंट हमने देख लिया, इट लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ हरियाणा, इट इज बॉर्डर्ड बाय दिल्ली टू द नॉर्थ ईस्ट, फरीदाबाद टू द ईस्ट, झज्जर टू द वेस्ट एंड नूह डिस्ट्रिक्ट टू द साउथ एंड स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 1253 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब आप इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा एक मैप बना लेना है। आपको एक मैप ऐसे बना लेना है कि अगर यहां पर गुरुग्राम है तो गुरुग्राम के आसपास लगते हुए जिले कौन से हैं, गुरुग्राम के आसपास लगते हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर क्या है, नदन साइड में दिल्ली है। नदन साइड में कौन सी जगह पड़ती है, दिल्ली पड़ती है। और अगर हम इसके साउथ में देखते हैं, दक्षिण में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, नूह दिखाई देता है। अभी मैं
मैप लगाऊंगा तो आप चीजें और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और अगर हम इसके वेस्टर्न साइड में देखते हैं तो रेवाड़ी है, और अगर हम इसके ईस्टर्न साइड में देखते हैं तो यहां पर क्या है, फरीदाबाद है। यहां पर क्या है, फरीदाबाद। तो ये वो स्थान है, ये वो जिले हैं जिनकी सीमाएं गुरुग्राम के साथ लगती है। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां हमें क्या दिखाई देता है, झज्जर दिखाई देता है। तो झज्जर क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है, झज्जर है। और अगर हम यहां पर देखते हैं, ये जो दिशा होगी ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, कि इसके दक्षिण पूर्व में यहां पर क्या है, यहां पर पलवल है। यहां पर क्या है, पलवल है। तो ये क्या है, ये गुरुग्राम की लोकेशन है। नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में अगर हम बात करते हैं तो नूह है, अगर हम इसके वेस्ट में देखते हैं तो रेवाड़ी है, ईस्ट में देखते हैं तो फरीदाबाद है। और अगर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, और अगर ये साउथ है और ये ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, और यहाँ पर क्या है, पलवल है। इस तरीके से हमारा गुरुग्राम की जो स्थिति है, वो गुरुग्राम की स्थिति यहाँ पर इस तरीके से लोकेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर झज्जर है, यहाँ पर नूह है, ये पलवल है, ये फरीदाबाद है और ये रेवाड़ी है। तो एक बार आप साथ के साथ देखते रहेंगे ना, तो फिर ये चीजें क्या है कि दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक बार लोकेशन का ज्ञान रहेगा कि कहां पर क्या है क्या नहीं है, देन चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए इजी हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम के जो स्थिति है वो स्थिति हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम का नाम जो है, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है। तो कहता है द नेम गुरुग्राम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गुरु द्रोणाचार्य। आपको पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कौरवों और पांडवों को जो शिक्षा दीक्षा दी थी वो गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। और गुरु द्रोणाचार्य को आज की जो गुरुग्राम की भूमि है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ उनका आश्रम था, और जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो उन्होंने इसे गुरु की भूमि, इस भूमि को जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन गुरु द्रोणाचार्य को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था कि ये हमारी तरफ से क्या है, गुरु दक्षिणा है। तो इसका जो नाम पड़ा वो नाम पड़ा गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। उसके बाद द रिवर्ड टीचर ऑफ द पांडवाज एंड द कौरवा इन द महाभारत, द लैंड वॉज गिफ्टेड टू हिम बाई पांडव एंड कौरव, हेंस द नेम विलेज ऑफ द गुरु। तो इसको क्या कहा गया, गुरु का ग्राम कहा गया, और इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के जो नाम है वो केवल और केवल गुरुग्राम के नाम, तो आप हेडिंग लगा लेंगे गुरुग्राम के नाम। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अभी इसका नाम गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव था, और ये आपका 2016 में वापस बदलकर क्या बनाया गया, गुरुग्राम बनाया गया, जो हमारा सदियों से चला आ रहा था। दूसरा इस शहर का जो नाम है वो है मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी का मतलब होता है कि जो सदियों से चला आ रहा शहर होता है उसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है। और दूसरा, इसे हरियाणा की सोलर सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा की सोलर सिटी कहा जाता है। और जो सोलर सिटी कहते हैं उसका कारण है, उसका रीजन है, जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप लिख लेंगे यहां पर ब्रैकेट में। जो ISA है, ISA का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में कहां पर है, ग्वाल पहाड़ी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में ISA का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर यहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा ये गुरुग्राम हो गया, मिलेनियम सिटी हो गया, और हरियाणा की सोलर सिटी हो गया। तो हरियाणा की सोलर सिटी क्यों है, बिकॉज यहां पर ISA का हेडक्वार्टर है। दूसरा, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो गुरुग्राम है इसका जो दूसरा नाम है वो है मनोरंजन सिटी। अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं तो हरियाणा में गुरुग्राम से अच्छा कोई शहर नहीं है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सिटी, इसके अलावा यहां पर इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर सिटी। और एक और नाम है दैट इज मेडिसिटी कि आपका नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है मेदांता, वो मेदांता कहां पर है, हालांकि मेदांता की और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन ओरिजिनली जो मेदांता है वो मेदांता कहां पर है, जो कि अगर हम कहें कि मेडिकल लाइन में अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मेदांता यहां पर है, इसलिए इसे मेडिसिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और IT सेक्टर का हब भी कहा जाता है।
आईटी सेक्टर का हब कहा जाता है। तो ये क्या है, ये गुरुग्राम के नाम है। मनोरंजन सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, मॉल सिटी, यहां पर मॉल बहुत है, मॉल बहुत है, तो ये क्या है, इसके नाम है मॉल सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, मेडी सिटी, सिलिकॉन वैली, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और कुछ किताबें हैं जहां पर एक और नाम लिखा है कि उद्योग विहार, जहां पर इसका नाम लिखा है उद्योग विहार। अब यहां पर दो चीजें ध्यान रखना, एक तो उद्योग विहार किसको कहा जाता है, उद्योग विहार, उद्योग विहार कहा जाता है गुरुग्राम को। और इसके साथ ही आप लिख लेंगे कि हरियाणा की जो औद्योगिक नगरी है, हरियाणा की औद्योगिक नगरी वो फरीदाबाद है। हरियाणा की जो औद्योगिक नगरी है वो औद्योगिक नगरी क्या है, फरीदाबाद है। तो ये दो पॉइंट क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, इंडस्ट्रियल सिटी जो है। और उद्योग विहार की बात करते हैं तो उद्योग विहार किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो हरियाणा में जो सबसे अधिक रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट होता है वो गुरुग्राम से होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। कि हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी है, ठीक है, वो आर्थिक राजधानी क्या है, गुरुग्राम है। और यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाई टेक सिटी, इट इज कॉल्ड एज हाई टेक सिटी। तो ये क्या है, ये सारे गुरुग्राम के नाम है। तो आपकी जो पीडीएफ है, आपके पास जो पीपीटी है, उस पीपीटी में लिखा है वो तो ठीक है, उस पीपीटी के अलावा ये हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो इन 2016 गवर्नमेंट ऑफिशियली रीनेम्ड गुरुग्राम बैक टू द गुरुग्राम, और 2016 में दोबारा से क्या कर दिया गया, गुरुग्राम बना दिया गया द्रोणाचार्य के नाम पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते हैं कि ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन के बारे में आ गए, ओके। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी ऑफ द गुरुग्राम, तो गुरुग्राम इज कॉल्ड मिलेनियम सिटी बिकॉज इट इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ हरियाणा, हमने पढ़ लिया। एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट मॉडर्न अर्बन सेंटर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, आईटी सर्विसेज हैं, उस आईटी सर्विसेज का यहाँ पर क्या है, हब है। और यहाँ पर कहता है कि गुरुग्राम इज ए मेजर आईटी हब ऑफ इंडिया, सेकंड ओनली टू द बेंगलोर इन द सर्टेन सेक्टर्स। कि पहले नंबर पर बेंगलोर आता है अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो, और बेंगलोर के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम आता है। उसके बाद कहता है दैट हाउस ऑफिसेज ऑफ द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एसेंट्योर, ओराकल, सैप, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, ओयो रूम्स एंड द मैनी स्टार्टअप्स। बहुत सारे ऑफिस हैं जिनका हेडक्वार्टर कहां पर है, यहीं पर है। साइबर सिटी एंड उद्योग विहार आर द टू मेन आईटी क्लस्टर। और जो साइबर सिटी है और उद्योग विहार है, ये दो क्या है, मुख्य आईटी के क्लस्टर यहीं पर है, ओके। इसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है ऑटोमोबाइल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर हम ऑटोमोबाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो गुरुग्राम है, उस गुरुग्राम में हमने एक हेडिंग लगाई, गुरुग्राम के उद्योग, यानी कि यहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर किसका जिक्र करते हैं हम, मारुति का। सबसे पहले हम किसका जिक्र करते हैं, मारुति का। देखो मैंने केवल मारुति लिखा, मारुति सुजुकी नहीं लिखा। मारुति सुजुकी क्यों नहीं लिखा, कि पहले हम मारुति पे बात करेंगे फिर हम मारुति सुजुकी पे बात करेंगे। ये जो मारुति है, इसका सबसे पहले स्थापना 1970 में MTSPL, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, MTSPL के रूप में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी ये 1970 में की गई थी। 1970 में यह स्थापना की गई थी संजय गांधी के द्वारा। आपको पता होगा इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, उनके द्वारा 1970 में MTSPL, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और मारुति का मतलब होता है भगवान हनुमान को समर्पित है, ठीक है, मारुति हनुमान जी को कहा जाता है। उसके बाद जो जापानीज कंपनी है सुजुकी, वो आती है। और जब जापानीज कंपनी सुजुकी आती है तो दोनों कोलैबोरेशन करती हैं, और फिर दोनों के कोलैबोरेशन के बाद मारुति के बाद दूसरी कंपनी सुजुकी है जो कि जापानीज कंपनी है। और फिर क्या बनता है, यहां पर जो मारुति सुजुकी है, वो मारुति सुजुकी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहली जो कार बनी थी वो अल्टो 800 यहां पर बनाई गई थी। और इस प्लांट की जो शुरुआत है, वो इस प्लांट की शुरुआत हुई थी, लिख लेंगे, इस प्लांट की शुरुआत
इस प्लांट की शुरुआत 1981 में की गई थी, 1981। तो मारुति सुजुकी कार इंडस्ट्री के लिए गुड़गांव जाना जाता है, तो यहां पर गुड़गांव जाना जाता है तो इसकी सबसे पहले स्थापना MTSPL के रूप में 1970 में संजय गांधी ने की थी। देन आफ्टर जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ इसका कोलैबोरेशन होता है और फिर बनता है मारुति सुजुकी। ठीक है, ओके। इसके अलावा और जब हम उद्योग की बात करते हैं तो गुड़गांव में जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, ज्वेलरी उद्योग, वो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम ज्वेलरी उद्योग की बात करते हैं गुड़गांव में, तो ये गुड़गांव में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गढ़ी हरसरू। गढ़ी हरसरू, उस गढ़ी हरसरू का जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो ज्वेलरी उद्योग है, वो प्रसिद्ध है और यहीं पर इसको कहा जाता है आभूषण पार्क। आभूषण पार्क भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा ये नंबर 2 हो गया, नंबर 1 मारुति था। और नंबर 3 जब हम बात करते हैं तो नंबर 3 आता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ये दोनों बड़े ही प्रसिद्ध हैं अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो। और गुड़गांव में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का फेमस है? वो फेमस है मानेसर। मानेसर गुड़गांव में ही पड़ता है, मानेसर। और जो मानेसर शहर है इसको कहा जाता है ऑटो हब ऑफ हरियाणा। लिख लेंगे इसको, मानेसर को कहा जाता है ऑटो हब ऑफ हरियाणा। इसे कहा जाता है ऑटो हब ऑफ हरियाणा, मानेसर को। उसके अलावा जो रेनबैक्सी कंपनी है, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5, रेनबैक्सी कंपनी है, और रेनबैक्सी कंपनी यहीं पर है। ठीक है, और रेनबैक्सी दवाइयां बनाती है, तो जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है उसके लिए भी गुड़गांव फेमस है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी गुड़गांव क्या है, फेमस है। तो मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं आप केवल सुनते रहेंगे, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली याद करने की चीजें हैं, याद करनी पड़ेंगी, तो याद करनी पड़ेंगी तो मेरे साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप लिखेंगे नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा गुड़गांव में एक गांव है डूंडाहेड़ा। वहां पर डूंडाहेड़ा में क्या है, औषधि, जो औषधि उद्योग है, वो औषधि उद्योग यहां का प्रसिद्ध है। औषधि उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? डूंडाहेड़ा गांव। और ये डूंडाहेड़ा गांव कहां पर है? डूंडाहेड़ा गांव लिख लेंगे, डूंडाहेड़ा गांव गुरुग्राम में है। डूंडाहेड़ा गांव गुरुग्राम में है। और यहां पर एक इकाई है, जो एक कंपनी है बेनेटन। बेनेटन कंपनी क्या करती है, जैसे चमड़े के जूते होते हैं, ठीक है, और जो चमड़े के बैग होते हैं, लेदर बैग्स होते हैं, लेदर शूज होते हैं, वो बनाती है। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, कि जो बेनेटन कंपनी है, और आपने देखा भी होगा बेनेटन बहुत फेमस कंपनी है, जो बेनेटन कंपनी है उस बेनेटन की एक यूनिट कहां पर स्टैब्लिश है? गुरुग्राम में स्टैब्लिश है। बेनेटन कंपनी की एक यूनिट जो है वो कहां पर स्टैब्लिश है? गुरुग्राम में स्टैब्लिश है। तो ये क्या है? ये गुरुग्राम के मुख्य उद्योग है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और मानेसर को कहा जाता है ऑटो हब ऑफ हरियाणा। रेनबैक्सी कंपनी, औषधि उद्योग, बेनेटन की यूनिट जो है वो कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो आपको केवल इन्हीं से काम नहीं चलेगा, ये तो आपने लिखा ही है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन दिस, इसके अलावा भी आपको बहुत से पॉइंट लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कहता है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता है रैपिड अर्बनाइजेशन हैज मेड गुरुग्राम ए रियल एस्टेट पावर हाउस। रियल एस्टेट का मुख्य हब बना दिया गया है, बिकॉज गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो कि बहुत जल्दी डेवलप हुआ है, बहुत जल्दी विकसित हुआ है और आज भारत में प्रसिद्ध है। सेक्टर्स अलोंग NH48, गोल्फ कोर्स रोड एंड द्वारका एक्सप्रेसवे हैव बिकम प्रीमियम रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल जोन एंड हेडक्वार्टर ऑफ द रियल एस्टेट जायंट्स लाइक DLF और यूनिटेक आर लोकेटेड हेयर। ये जो रियल एस्टेट में जो सबसे प्रमुख कंपनियां हैं, DLF और दूसरा है यूनिटेक। तो यूनिटेक और DLF दोनों का जो हेडक्वार्टर है, वो दोनों के हेडक्वार्टर कहां पर स्टैब्लिश हैं? यहीं पर स्टैब्लिश किए गए हैं। उसके बाद चलते हैं आगे कहता है एम्बियंस मॉल, MGF मेट्रोपॉलिटन, साइबर हब, किंगडम ऑफ ड्रीम्स टर्न्ड गुरुग्राम इनटू ए लाइफस्टाइल एंड टूरिज्म हॉटस्पॉट. Luxury hotels like Leela, Oberoi, Trident, Taj City Center,
टू ग्लोबल बिजनेस ट्रेवलर्स। और नेक्स्ट कहता है फाइनेंस एंड द स्टार्टअप, तो नोन एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ हरियाणा, होस्टिंग कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, अर्बन क्लैप and Car24 and many fintech and e-commerce ventures are headquartered here. Several global investment firms and BPO KPO centers are based in गुड़गांव। तो ये जो लिखा है ये मैंने आपको बता दिया कि मेजरली जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो यहीं पर हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो हेडक्वार्टर यहीं पर हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको उद्योग विहार कहते हैं, हाईटेक सिटी कहते हैं, मॉल सिटी कहते हैं। ये देखो ये सारे मॉल हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉल सिटी कहते हैं। तो ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म इन गुड़गांव। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं कि टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है कि चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमेशा टूरिज्म पे खासा ध्यान देती है। बिकॉज टूरिस्ट जो होता है वो वह व्यक्ति होता है जो जेब में पैसे रखकर और दुनिया से अपनी खुशियां खरीदने के लिए निकलता है। तो आप लोग भी जब कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी आप लोभ लालच नहीं करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई चीज 100 रुपए की चीज 120 रुपए में मिल रही है तो आप ले लेते हैं, वहां पे ज्यादा मोल भाव नहीं करते हैं कि यार क्या रोज रोज घूमने थोड़ी आते हैं। तो टूरिज्म जो है वो टूरिज्म आज के समय में जो मंदिर हैं, जो प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो मंदिरों पे अच्छी खासी भीड़ होती है। वहां पर जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो पर्टिकुलरली वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं एंड अल्टीमेटली उसके बदले में वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। तो रिवेन्यू जनरेट करने का क्या कर दिया गया है, एक तरीका बना दिया गया है। तो जो टूरिज्म है, उस टूरिज्म की जब हम बात करेंगे तो टूरिज्म की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे कि गुरुग्राम के मंदिर, सबसे पहले मंदिर। जब हम मंदिर की बात करते हैं तो जो सबसे प्रमुख मंदिर है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और वो मंदिर है शीतला माता मंदिर। वो मंदिर है शीतला माता मंदिर। ये जो शीतला माता मंदिर है, यहां से आप देखेंगे कि पीछे भी बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए हैं। शीतला माता के दो नाम हैं, एक नाम है इनका ललिता और एक नाम है इनका कृपी। कृपी इनका नाम इसलिए है, कृपाचार्य की बहन है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कृपी कहा जाता है। और जो शीतला माता है उनको, वो क्या थी, द्रोणाचार्य की पत्नी थी, द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इसके अलावा शीतला माता चेचक की देवी भी मानी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो शीतला माता मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, वो इस मंदिर का निर्माण हुआ 18वीं सदी में, और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो जवाहर सिंह ने करवाया। ये जो जवाहर सिंह थे ये राजस्थान के राजा थे, और ये जो राजा थे ये भरतपुर के राजा थे। एक्चुअली जो शीतला माता मंदिर है, वो शीतला माता मंदिर ओरिजिनली गुड़गांव में नहीं था। इस शीतला माता मंदिर की एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि ये जो मंदिर था ये वास्तव में दिल्ली के पास एक गांव पड़ता है केशवपुर, उस केशवपुर गांव में था। लेकिन मानते हैं ऐसा कि किसी व्यक्ति के सपने में माता आई और उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर यहाँ ना स्थापित करके और जहाँ मेरे पति रहे हैं वहाँ मेरा मंदिर स्थापित किया जाए, और मेरा मंदिर गुड़गांव में स्थापित किया जाए। जब उस व्यक्ति को ये सपना आता है और माता सपने में बात कहती है, तो इस मंदिर को उठा के कहाँ लेके आया गया, उनकी जो मूर्ति थी उसको यहाँ पर स्थापित किया गया। इस बात पे जो केशवपुर गांव के लोग थे और जो गुरुग्राम गांव है वहां के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ कि एक व्यक्ति के सपने पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। ये जब झगड़ा हुआ तो इस झगड़े को शांत करने के लिए बेगम समरू यहां पर अपना मुख्य भूमिका निभाती है। बेगम समरू, आप लिख लेंगे ये बात, बेगम समरू जो थी वो अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने, और अंग्रेजों का जब साथ दिया था तो करनाल के आसपास का एरिया और गुरुग्राम के आसपास का जो एरिया था वो अंग्रेजों ने बेगम समरू को दे दिया गया था। और इवन जब मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि हरियाणा किस तरीके से हरियाणा बना और किस तरीके से अंग्रेजों के अधीन रहा, मराठों के अधीन रहा, कब ये यूपी का पार्ट रहा, तो हम एक डिस्कस पढ़ेंगे सुरजी अंजन गांव की संधि। और वो जो सुरजी अंजन गांव की संधि थी वो 1803 में हुई थी, और उस सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत ही अंग्रेजों ने हरियाणा के करनाल और गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र किसको दिए थे, बेगम समरू को दिए थे। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे कि केशवपुर और गुरुग्राम के लोगों के
बीच का जो झगड़ा था उसको किसने शांत किया था, वहां पर मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, वहां पर मुख्य भूमिका बेगम समरू ने निभाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या रखेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और कुछ किताबें कहती हैं कि 1650 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो 18वीं शताब्दी में हुआ। जवाहर सिंह ने करवाया। जवाहर सिंह यहाँ से गुजर रहे थे और माता का जो मंदिर था वो बहुत छोटा मंदिर था। तो उन्होंने कहा कि हे माता, यदि मैं किसी युद्ध के लिए जा रहे थे और अगर मैं इस युद्ध में विजयी प्राप्त होता हूँ, जीत जाता हूँ, तो मैं आके आपका यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। वो युद्ध में जीत जाते हैं और वो आकर फिर भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। अगर जवाहर सिंह इस मंदिर का निर्माण करते हैं, और जवाहर सिंह कहाँ के राजा थे, भरतपुर के राजा थे, तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर जो वास्तुकला मिलेगी वो कौन सी वास्तुकला मिलेगी, राजस्थानी वास्तुकला। तो आप लिख लेंगे यहां पर इस मंदिर में जो वास्तुकला है वो कौन सी वास्तुकला है, राजस्थानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ओके। अब जो मंदिर ऐसे होते हैं कि जहां पर पैसा बहुत आता है, तो वहां पर सरकार क्या करती है कि उन मंदिरों को अपने अधीन कर लेती है। तो जब सरकार उन मंदिरों को अपने अधीन कर लेती है, तो उसी तरीके से जो शीतला माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर में भी भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। अभी नवरात्रे शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लंबी लंबी कतारें लगेंगी और बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ पर चढ़ावा बहुत आता है। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया, शीतला माता श्राइन बोर्ड। तो जो शीतला माता श्राइन बोर्ड है, शीतला माता श्राइन बोर्ड, इस शीतला माता श्राइन बोर्ड का जो निर्माण किया गया वो कब बनाया गया, ये 1991 में, 1991। और इस मंदिर में शीतला माता श्राइन बोर्ड है, इसका जो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है, हरियाणा का जो भी सीएम होगा। एट प्रेजेंट हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी हैं, तो अभी क्या होंगे, इसके अध्यक्ष नायब सिंह सैनी होंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ये पहला मंदिर है जिसको हम शीतला माता मंदिर कहते हैं। सबसे प्रमुख जो स्थान है वो, सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल यही है। दूसरा जो मंदिर है यहां पर वो है बुद्धो माता का मंदिर। बुद्धो माता का मंदिर, ये जो बुद्धो माता का मंदिर है, लिख लेंगे इसको नंबर 2 पर, बुद्धो माता का मंदिर, ये मुबारिकपुर गांव में है, गुड़गांव के मुबारिकपुर गांव में है बुद्धो माता का मंदिर। तीसरा जो मंदिर है यहां पर, जो सबसे प्रमुख और सबसे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र मंदिर, और वो जो मंदिर है वो है एकलव्य मंदिर। एकलव्य मंदिर, जो एकलव्य मंदिर है ये हरियाणा के गुड़गांव के खांडसा गांव में है, खांडसा गांव में है। एकलव्य, आपको पता होगा कि एकलव्य जो थे वो जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। एकलव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। कौरव और पांडव मना कर देते हैं कि ये जुलाहा है, ये राजपुत्र है हम, और हमारे साथ ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। अल्टीमेटली एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता है, और जब वो गुरु मानता है अपना, तो वहां पर एकलव्य अच्छी खासी धनुर्विद्या सीखता है। और जब वो धनुर्विद्या सीखता है तो एक दिन द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहा था और वो एक कुत्ते को देखता है। उस कुत्ते के जो मुंह था, उस कुत्ते का जो मुंह था, उस कुत्ते के मुंह को इस तरीके से भेद दिया गया था कि वो उसकी जो उसकी जीवा थी उसको छोड़ के बाकी उसके मुंह को भेद दिया गया था। और वो जो बाण विद्या थी, वो जो कला थी, वो कला द्रोणाचार्य देखते हैं कि मेरे अलावा और कौन सिखा सकता है और कौन ऐसे सीख सकता है। तो वो एकलव्य के पास आते हैं। एकलव्य बताता है उनको कि मैं वही जुलाहा का पुत्र हूं। और जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि यदि एकलव्य इस तरीके से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता रहा तो ये एक दिन अर्जुन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और इस वजह से एकलव्य उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। और जब वो दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं तो वो अंगूठा, उस अंगूठे की वजह से ही वो क्या चला पाते थे, बाण चला पाते थे। वो अपना अंगूठा काट के उनको दे देते हैं। तो जिस स्थान पर एकलव्य का वो अंगूठा गिरा था वहां पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। और वो जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है एकलव्य मंदिर, और जो कहां पर है, गुड़गांव के खांडसा में है। दूसरा है भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर, ये जो भीमकुंड मंदिर है ये पिंचोखेड़ा में है, पिंचोखेड़ा में है। और भीमकुंड मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। भीमकुंड मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लिख लेंगे इसको।
भीमकुंड मंदिर, और भीमकुंड मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल हैं, उनमें लिखो। ये तो हो गए प्रमुख जो मंदिर हैं वो। इसके अलावा जो प्रमुख मेले लगते हैं, तो यहां पर जो प्रमुख मेले लगते हैं वो एक तो आपका जो शीतला माता मंदिर है यहीं पर लगता है, माता शीतला मेला, माता शीतला मेला। जो माता शीतला मेला है ये लगता है जो आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ महीने में। हरियाणा में क्या बोलते हैं, साढ़ का महीना बोल देते हैं ना, साढ़, सावन, भादो, तो आषाढ़ के महीने में लगता है। और माता शीतला को चेचक की माता, चेचक की देवी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना कि पुराने समय में एक बड़ी माता बोलते थे, एक छोटी माता बोलते थे, तो वो जो चेचक होती है उस चेचक की देवी कहा जाता है, इनको चेचक की देवी कहा जाता है। तो चेचक के जो रोगी हैं वो आते भी हैं, ठीक है, कि मेरी अगर यहाँ पे बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ पर आएंगे और आपका जो है वो जो भी आस्था होती है लोगों की वो करते हैं। दूसरा लिखो, भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णमल का मेला। भगत पूर्णमल का मेला जो है वो गुड़गांव के काशण गांव में लगता है। भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव के काशण गांव में लगता है। तीसरा, महादेव का मेला, महादेव का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है ये इंछापुरी गांव में लगता है। महादेव का मेला, माता शीतला मेला, भगत पूर्णमल का मेला, महादेव का मेला। और नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, साहा चोखा खोरी का मेला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। नंबर 4 जो मैंने लिखा है, साहा चोखा खोरी का मेला, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं इसको। साहा चोखा खोरी का मेला ये लगता है खोरी गांव में, खोरी गांव में। और एक खोरी गांव है जो रेवाड़ी में है, ये रेवाड़ी में नहीं है, ये गुड़गांव में है। और ये मेला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये मेला किसके लिए है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए है। यह मेला मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए लगता है, तो इस वजह से यह मेला प्रसिद्ध है। तो साहा चोखा खोरी का मेला, तो साहा चोखा खोरी का मेला लगता है, साहा चोखा खोरी का मेला लगता है यहां पर खोरी गांव में, यहां पर खोरी गांव में। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गए, ये आपके प्रमुख जो है वो प्रमुख स्थान जो थे, वो प्रमुख स्थान यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहां पर जो लिखे हैं वो आप देख लेंगे कि यहां पर क्या क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, सबसे पहले उन्होंने बताया है, क्या बताया है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सबसे पहले क्या बताया है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा बताया है शीतला माता मंदिर। तीसरा बताया है दमदमा लेक। देखो अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है, ये गुड़गांव से जब हम फर्रुख नगर जाते हैं तो यहां पर पड़ता है, फर्रुख नगर के पास। और यहां पर 3 गांव हैं, और उसमें जो 3 गांवों की जगह पर सुल्तानपुर लेक है यहां पर। और ये जो लेक है, ये जो झील है सुल्तानपुर में, अब आप जान लेंगे, अब आप सुन लेंगे कि यहां पर नमक बहुत मिलता है। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में नमक बहुत मिलता है। और नमक मिलने के कारण जो साइबेरिया जो कि रसा में पड़ता है, ठंडा एरिया है, वहां से जो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, जो सारस होते हैं, वो प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं। यहां पर इस क्षेत्र में नमक है। नमक होने के कारण वो क्या करते हैं कि वो मछलियां खाते हैं। तो वो उस नमक को जब खाते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, मैं खुद एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं उस नाते से, कि ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं जो एक विशेष मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही पहुंच जाते हैं? उसका जो कारण होता है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उनका एक रास्ता, पाथ क्लियर होता है कि इसी रास्ते से हमें जाना है, और फिर इसी रास्ते से क्या करते हैं, वो वापस आते हैं। इवन बहुत सारी थ्योरी है इसके ऊपर। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि अर्थ अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर रहा था। तो अर्थ जब अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा था
तो ये जो प्रवासी पक्षी थे गलत जगह पहुंच जा रहे थे, और अगर वो गलत जगह पहुंच जा रहे थे तो वो रास्ता भटक जा रहे थे, और अल्टीमेटली उनको उस तरीके का, जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था, तो उनकी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। रिसेंटली आई थिंक 7-8 महीने पहले डाउन टू अर्थ में इसके ऊपर अच्छी खासी रिपोर्ट्स आई थी। न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु क्यों हो रही है। तो उसका जो रीजन था वो क्या था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, पृथ्वी का जो चुंबक है वो क्या कर रहा है, अपनी दिशा को बदल रहा है। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि ये जो सुल्तानपुर है ये नेशनल पार्क भी है, और ये बर्ड सेंचुरी भी है, और ये रामसर साइट भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, रामसर साइट भी है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो रामसर एक सिटी है ईरान में। वहां पर क्या किया गया था कि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स को, कुछ पर्टिकुलर वेटलैंड्स को कंसिडर किया गया था कि हम इन वेटलैंड्स को क्या करेंगे, बचाएंगे। बिकॉज वेटलैंड होती हैं वो इन्वायरमेंट की, हम कहते हैं कि एक तरीके से इन्वायरमेंट को साफ रखती हैं, इन्वायरमेंट की जो है वो किडनी होती है। तो ये जो वेटलैंड्स हैं, इन वेटलैंड्स को साफ करने के लिए, इन वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए रामसर में जो समझौता हुआ था उसको कहते हैं कि उसके तहत जो जो लोकेशन शामिल की गई थी उन लोकेशंस को कहते हैं रामसर साइट। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, और क्या है, रामसर साइट भी है। दूसरा है शीतला माता मंदिर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सुल्तानपुर गांव की जो जमीन है वो इसमें सबसे ज्यादा है, और 3 गांवों की जमीन पे ये बना हुआ है। दूसरा शीतला माता मंदिर हमने पढ़ लिया। थर्ड है दमदमा लेक। जो दमदमा लेक है एडवेंचर एंड द इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील जो है, इसमें लिख लेंगे, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा गांव में है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहां पर है। इंडियाज फर्स्ट लाइव एंटरटेनमेंट थिएटर, ये भारत का पहला एंटरटेनमेंट थिएटर है। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम और साइबर हब, लाइफस्टाइल हब ऑफ एनसीआर एंड द एम्बियंस मॉल अमंग इंडियाज लार्जेस्ट मॉल। और जो एम्बियंस मॉल है वो भारत के जो सबसे बड़े मॉल हैं, उन भारत के सबसे बड़े मॉल में से एक जो मॉल है, वो एक मॉल क्या है आपका, ये एम्बियंस मॉल है। ठीक है, ओके। कुछ लोकेशन मैंने डिस्कस कर ली थी, कुछ लोकेशन आपकी ये होगी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो देयर आर सम मोर लोकेशंस। आई थिंक यहां पर नहीं लिखा है, मैं बताता हूं आपको। देयर आर सम मोर लोकेशंस, कुछ और लोकेशन है, वो आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहां पर बेगम समरू का महल, लिखेंगे बेगम समरू का महल। ये जो बेगम समरू का महल है ये गुड़गांव में ही है। बेगम समरू वही जो मैंने आपको बताया था, और बेगम समरू का महल गुड़गांव के झाड़सा गांव में है। लिखेंगे बेगम समरू का महल गुड़गांव के झाड़सा गांव में है। दूसरा लिखेंगे यहां पर है एक शीश महल। शीश महल, ये जो शीश महल है ये गुड़गांव से थोड़ा सा आगे चल के एक जगह पड़ती है फर्रुखनगर, फर्रुखनगर में है। तो इसमें लिख लेंगे कि जो शीश महल है वो फर्रुखनगर में है। और फर्रुखनगर एक ऐसा शहर है जो 8 भुजाओं से बना है, अष्टभुज, ओक्टागन जिसको कहते हैं, वो ओक्टागन है जो फर्रुखनगर है। यहां पर ये जो शीश महल है ये मतलब इसको 8 कोण है यहां पर, इसलिए जो है वो अष्टभुज मैंने कहा है, अष्टभुज आकृति है। यहां पर दिलेर खान, ये जो शहर है ये दिलेर खान या फिर उनका जो नाम था वो फौजदार खां, दिलेर खां या फौजदार खां, उन्होंने इस शीश महल को बनवाया था। और ये जो शीश महल है ये उनके निवास स्थान था, उनके रहने का स्थान था। और ये जो शीश महल है ये किसके आधार पे बनवाया गया था, ये लाल किले के पैटर्न पर आधारित है, लाल किले के पैटर्न पर आधारित है। तो इसको लिख लेंगे कि इसका निर्माण दिलेर खां या फौजदार खां ने बनवाया था, और फौजदार खां का निवास स्थान था, और यह लाल किले के पैटर्न पर आधारित है। भाई 1 मिनट का टाइम देंगे आप मेरे को, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूं।
हाँ भाई करें कंटिन्यू। तो मैंने बताया आपको कि जो शीश महल है वो फर्रुख नगर में है और इसका निर्माण दिलेर खां या फौजदार खां ने बनवाया था और ये किसके आधार पर किस पर आधारित है? लाल किले के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, ओके। इसके अलावा दमदमा झील के साथ एक और झील लिख लेंगे और बसई झील। बसई झील, ये बसई झील भी क्या है? वेटलैंड है। लिख लेंगे बसई झील जो है इट इज ऑल्सो ए वेटलैंड, ये भी क्या है? वेटलैंड है। दमदमा झील है ये सोहना में है और ये दमदमा झील है उसके बारे में मैं बता चुका आपको, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा गुड़गांव में सबसे प्रमुख है सोहना कुंड। सोहना कुंड, जो सोहना कुंड है यहां पर गर्म पानी का झरना है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं गर्म पानी का चश्मा। गर्म पानी का चश्मा, तो ये जो गर्म पानी का चश्मा है यहां से वार्म वाटर इरप्ट होता रहता है। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हॉट स्प्रिंग के बारे में, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं गीजर के बारे में। तो वो जो गीजर और हॉट स्प्रिंग होते हैं वही प्रोसेस है यहाँ पर। जियोथर्मल एक्टिविटीज की वजह से नीचे से वाटर वार्म होता है और वो वाटर क्या करता है? कंटिन्यूअसली वाटर ऊज आउट, लगातार पानी निकलता रहता है। और जब ये कंटिन्यूअसली वाटर निकलता रहता है तो नीचे से ये वाटर बहुत जियोथर्मल एक्टिविटीज से बना है अर्थ के नीचे, तो इसलिए क्या है कि इसके भीतर क्या होता है? गंधक होता है। और वो जो गंधक होता है उस गंधक की वजह से, इसमें लिखेंगे यहां पर क्या होता है? इस पानी में गंधक होता है और गंधक की वजह से ये जो पानी है इससे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो जो चर्म रोगी होते हैं, जिनको त्वचा के रोग होते हैं, वो त्वचा के रोग क्या हो जाते हैं? इससे ठीक हो जाते हैं। तो सोहना कुंड है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रमुख स्थल है गोल बावड़ी। ये जो गोल बावड़ी है ये कहां पर है? ये फर्रुख नगर में है। लिख लेंगे गोल बावड़ी, गोल बावड़ी भी फर्रुख नगर में है। दूसरा सेठानी की छतरी। सेठानी की छतरी, ये जो सेठानी की छतरी है ये भी कहां पर है? सेठानी की छतरी। तो फर्रुख नगर आता तो गुड़गांव में ही है, सेठानी की छतरी। और दूसरा गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी दुर्ग का मतलब किला ही होता है। और ये जो गोपालगिरी का दुर्ग है इसका जो निर्माण था वो बलबन ने करवाया था। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो बलबन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें लिखेंगे गोपालगिरी का दुर्ग, बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। गोपालगिरी का दुर्ग। दूसरा लिखो इसके अलावा सोहना का किला। इसके अलावा सोहना का किला, जो सोहना का किला है इसका निर्माण करवाया था सोहन सिंह ने। सोहना का किला लिखेंगे, सोहना के किले का निर्माण राजा सोहन सिंह ने करवाया था। सोहना के किला का निर्माण राजा सोहन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो क्या हो गए? ये तो कुछ प्रमुख स्थान हो गए। कुछ मस्जिद और हैं, मस्जिद और हैं। कुछ मस्जिद हैं जिसमें दो मस्जिद प्रमुख हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। चोमा मस्जिद, लिखो चोमा मस्जिद नंबर एक चोमा मस्जिद। और जो दूसरी है वो है अंशुमन मस्जिद। चोमा मस्जिद और जो दूसरी मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है अंशुमन मस्जिद। और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पता नहीं कितनी बार HSSC ने पूछा, समा पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर खंगालेंगे ना तो ये आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, समा पर्यटन स्थल। इसके अलावा एक मस्जिद है, ये बेसिकली ये जो शब्द होता है ना सराय, इसका मतलब होता है कोई रहने की जगह। सराय का मतलब होता है ठहरने की जगह। तो सराय अलीवर्दी खां का मकबरा, सराय अलीवर्दी खां। तो जो सराय अलीवर्दी खां है ये अलीवर्दी खां के द्वारा ही निर्मित की गई है, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद। ठीक है, उसी जगह पर सराय अलीवर्दी की मस्जिद बनाई गई है। और एक है बारबेत पर्यटन स्थल, एक है बारबेत पर्यटन स्थल, बारबेत पर्यटन स्थल। तो इसको लिख लेंगे, समा पर्यटन स्थल, अंशुमन मस्जिद, सराय अलीवर्दी खां मस्जिद और बारबेत पर्यटन स्थल, बारबेत पर्यटन स्थल। ये यहां पर क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओके, उसके बाद यहां देखते हैं, उसके बाद कहता है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ गुरुग्राम, कि गुरुग्राम के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो गुरुग्राम में कौन कौन महान व्यक्ति हुए।
जब हम गुरुग्राम के महान व्यक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं, गुरुग्राम के महान व्यक्ति कौन कौन थे। आप लिखेंगे सबसे पहले जो गुरुग्राम के महान व्यक्ति हुए, वो सबसे पहले जो नाम आता है, वो सबसे पहले नाम आता है मंसूर अली खान पटौदी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है, मंसूर अली खान पटौदी। सैफ अली खान इन्हीं के बेटे हैं, और ये जो मंसूर अली खान थे ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मंसूर अली खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की तरफ से भी मैच खेले और जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से भी, तो दोनों देशों की तरफ से ये मैच खेल चुके हैं। मंसूर अली खान पटौदी भारत की तरफ से भी मैच खेल चुके हैं और इंग्लैंड की तरफ से भी मैच खेल चुके हैं। तो लिख लेंगे इसमें। तो आपसे पूछ सकता है इस तरीके की स्टेटमेंट देके वो कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, तो दोनों जगह से ये मैच खेल चुके हैं। दूसरे एक प्रमुख अभिनेता हैं राजकुमार राव, राजकुमार राव। और आज के समय पे अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे तो राजकुमार राव प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनकी एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी न्यूटन। वो जो न्यूटन फिल्म थी, उस न्यूटन फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, हालांकि मिला नहीं था लेकिन ऑस्कर के लिए भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं शेखर गुरेरा। जो शेखर गुरेरा हैं, शेखर गुरेरा, शेखर गुरेरा बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट भी हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी कारगिल कार्टून। तो वो जो कारगिल कार्टून थी वो बड़ी प्रसिद्ध बुक थी, फेमस बुक थी, तो कारगिल कार्टून। दूसरा अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे एक बहुत प्रसिद्ध तैराक है शिवानी कटारिया। तो नंबर 3 हो गया था, 4 हो गया था, 3 हो गया था। नंबर 4 शिवानी कटारिया। जो शिवानी कटारिया है वो क्या है, शिवानी कटारिया बहुत प्रसिद्ध तैराक है। ये साथ के साथ लिखते रहेंगे आप, लिखेंगे नहीं तो फिर मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रीतम रानी सिवाच, प्रीतम रानी सिवाच। जो प्रीतम रानी सिवाच है ये हॉकी की खिलाड़ी है, मतलब अभी भी ये हॉकी के लिए जो है लोगों को प्रशिक्षित करती हैं। और प्रीतम रानी सिवाच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। आपको पता होगा एज ए कोच, एज ए गुरु सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो प्रीतम रानी सिवाच को हॉकी खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। तो लिख लो इसको, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। प्रीतम रानी सिवाच द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अनूप कुमार, अनूप कुमार, अनूप कुमार जो है वो भारत की कबड्डी टीम जो है, भारत की जो कबड्डी टीम है, लिख लो, भारत की कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं आशीष नेहरा। आशीष नेहरा का संबंध भी कहां से है, आशीष नेहरा का संबंध भी गुड़गांव से है। और एंड आई होप आशीष नेहरा का नाम आप सब लोग जानते होंगे, जरूर से जरूर जानते होंगे। एक अभिनेता है विक्रम कोचर, विक्रम कोचर, विक्रम कोचर बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है। और विक्रम कोचर ने अभिनय जो किया था वो एक प्रसिद्ध फिल्म थी मटरू की बिजली का मंडोला, मटरू की बिजली का मंडोला, वहां पर ये अभिनय कर चुके हैं, ठीक है। और अयोध्या प्रसाद गोयलिया, और एक हैं अयोध्या प्रसाद गोयलिया। ये जो अयोध्या प्रसाद गोयलिया हैं ये उर्दू कवि है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ये उर्दू के कवि है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू के कवि हैं। तो ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप देख लेंगे यहां पर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है। जस्ट एक मिनट रुकना भाई एक बार, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, मैं ठीक कर देता हूं।
आई थिंक ये ना कुछ इसमें कुछ इश्यू था, वो ठीक हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया, तो द्रोणाचार्य, ठीक है। राव तुलाराम, राव तुलाराम का जो संबंध है वो रेवाड़ी से है, ठीक है। तो हम जब रेवाड़ी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कहता है that though more closely linked with Rewari, his influence extended to Gurugram during the 1857 revolt. राव तुलाराम बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। और इन्होंने नारनौल के पास, जब हम रेवाड़ी मेहंदगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नारनौल के पास नसीबपुर था, वहाँ पे लड़ाई लड़ी, और फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान चले गए थे दोस्त मोहम्मद खान के पास, और फिर वहाँ पर किसी बीमारी की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लगभग 37-38 साल की उम्र में। तो राव तुलाराम का संबंध मुख्य रूप से रेवाड़ी के साथ है। नेक्स्ट है मेवाराम गोदारा एंड अदर लोकल लीडर्स कंट्रीब्यूटेड टू हरियाणाज एग्रेरियन मूवमेंट्स। और हरियाणा का जो किसान आंदोलन है उसमें मेवाराम गोदारा ने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट मॉडर्न पर्सनैलिटीज में राजीव यादव। तो राजीव यादव क्या है, एथलीट है। गीता फोगाट और बबीता फोगाट, गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध मुख्य रूप से भिवानी और चरखी दादरी, अभी जब हम चरखी दादरी पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, बट दे इंस्पायर्ड मैनी इन गुरुग्राम। राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा रोहतक से संबंधित है, लेकिन कहता है एसोसिएटेड विद गुरुग्राम कल्चरल सर्किट, तो गुरुग्राम कल्चरल सर्किट्स के साथ उनका संबंध रहा। निकिता आनंद मिस इंडिया रही 2003 में। विनीत नैयर फॉर्मर सीईओ HCL, तो ये सीईओ रहे। एंड सचिन बंसल एंड बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं, वो देखो दो फ्रॉम चंडीगढ़, वो उनका जो संबंध है वो मुख्य रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के जो शुरुआती दिन थे वो कहां से शुरुआत हुई थी, गुरुग्राम से, तो उनका संबंध गुरुग्राम से भी इस वजह से माना जाता है। ओके, उसके बाद कहता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे भिवानी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया, बट देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमने एक डिस्कशन छोड़ दिया, और वो डिस्कशन हमने छोड़ दिया कि गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसकी तहसील कितनी है, इसके विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, उप तहसील कितनी है। तो जब हम इसको पॉलिटिकली देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो लिखेंगे, एक हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, हरियाणा गुरुग्राम के विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले लिखेंगे गुरुग्राम के विधानसभा क्षेत्र, लिखो। सबसे पहले लिखो कि सबसे पहले गुरुग्राम की जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे पहली सीट है गुरुग्राम, खुद गुड़गांव, गुरुग्राम। और दूसरी जो सीट है वो है बादशाहपुर, दूसरी जो सीट है वो है बादशाहपुर। ये जो बादशाहपुर सीट है, इस बादशाहपुर सीट की खास बात यह है कि ग्रामीण विधायकों वाली, ग्रामीण मतदाताओं की सबसे बड़ी जो सीट है वो बादशाहपुर सीट है, ठीक है। उसके अलावा सोहना और एक सीट है पटौदी, और पटौदी सीट जो है ये रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट। तो जो आरक्षित सीटें हैं वो आपको याद रखनी है। तो गुरुग्राम की पटौदी सीट आरक्षित है, यहां से एमएलए जो हैं वो विमला चौधरी जी हैं, यहां से जो एमएलए हैं वो हैं विमला चौधरी। तो ये आप लिख लेंगे, गुरुग्राम, बादशाहपुर, ग्रामीण मतदाताओं की सबसे बड़ी सीट है, सोहना और पटौदी, और पटौदी क्या है, आरक्षित है। तो गुरुग्राम में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, गुरुग्राम में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद जब हम तहसील की बात करते हैं तो तहसील गुड़गांव में कितनी है, 5 है। जब हम तहसील की बात करते हैं तो तहसील कितनी है, 5 है। तो तहसील को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो विधानसभा सीटें हैं वही लिख लो, गुरुग्राम, सबसे पहले गुरुग्राम। फिर आता है सोहना, तो सोहना आपकी क्या है, सोहना विधानसभा सीट भी है और सोहना क्या है, तहसील भी है। उसके अलावा पटौदी, उसके अलावा फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, और एक है मानेसर, मानेसर जो ऑटो हब ऑफ हरियाणा है। तो गुरुग्राम, सोहना, पटौदी और फर्रुखनगर, पटौदी, फर्रुखनगर और मानेसर, ये क्या है, ये आपकी तहसील है। तो ये क्या है, आपकी 5 तहसील है। तो गुरुग्राम में 4 क्या है, विधानसभा क्षेत्र हैं, और गुरुग्राम में 5 क्या है, तहसील है, 5 तहसील हैं। इसके अलावा एक डिस्कशन और है, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि गुरुग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है।
तो वो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आपकी जो पीपीटी है उस पीपीटी में नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया कि पीपीटी में आपको मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, बट पीपीटी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा। तो लिखो, गुरुग्राम में क्या है आपका, सबसे पहले एनएसजी। एनएसजी कहां पर है, मानेसर में है। लिखो सबसे पहले एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो जब हम गुड़गांव से और रेवाड़ी जाते हैं, तो गुड़गांव से रेवाड़ी जाते हैं तो हाईवे पे पड़ता है एनएसजी का जो कैंप है, वो एनएसजी कैंप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी गुड़गांव में है। नेक्स्ट लिखो एनबीआरसी। एनबीआरसी है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एनबीआरसी है, ये 1997 में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1997 में। और ये भी कहां पर पड़ता है, ये भी मानेसर में है। ठीक है, मानेसर में गांव है नैनवाल, ये नाम जरूर लिख लेना, ये कुछ गांव जो मैं लिखवा रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो गुड़गांव के नैनवाल गांव में है। ठीक है, एनबीआरसी, और एनबीआरसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आईआईपीएम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट यहीं पर है। नेक्स्ट लिखो HREC। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HREC। नेक्स्ट लिखो HIPA, हिपा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लिखो HIPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्टकट में हिपा बोल देते हैं, इसको हिपा बोल देते हैं। इसके अलावा यहां पर एक इंस्टीट्यूशन है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, पेपर में बार बार पूछा गया है कि हरियाणा में डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है। डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा में जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है। और ये जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये 2013 में जो प्रधानमंत्री होते थे वो मनमोहन सिंह जी होते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो 2013 में पीएम जो थे 2013 में, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी है, भारत की सबसे पहला रक्षा विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पहला रक्षा विश्वविद्यालय है। इसके अलावा गुड़गांव में अमेठी यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। और एक मिनट, अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। और SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT गुड़गांव में है, राजीव चौक के पास पड़ता है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1979। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें गुड़गांव में है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, देयर आर सम मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में जो नगर निगम है, वो सबसे ज्यादा नगर निगम है, वो 2 नगर निगम है। ठीक है, एक तो गुड़गांव नगर निगम है और दूसरा जो नगर निगम है वो मानेसर है। तो लिखेंगे गुरुग्राम में 2 नगर निगम है। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम कह लो, गुड़गांव कह लो, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है
और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? हरियाणा में, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। सबसे अधिक राजस्व देता है और गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो आई थी। गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो आई थी। जो मेट्रो आई थी वो आज आपको पता है हुडा सिटी सेंटर, एक मेट्रो स्टेशन है हुडा सिटी सेंटर, लेकिन जो सबसे पहले मेट्रो चली थी गुड़गांव में वो कुतुब मीनार से लेके और हुडा सिटी सेंटर तक आई थी। कुतुब मीनार से लेके और हुडा सिटी सेंटर तक थी। और ये जो मेट्रो है, मतलब हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहां पर आई थी? हरियाणा में भी सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव में ही आई थी। और ये जो मेट्रो आई थी ये आई थी 21 जून 2010 को, 21 जून 2010 को। तो लिख लेंगे इसको, 21 जून 2010 को सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली थी। और सबसे पहले जो रैपिड मेट्रो है, रैपिड मेट्रो भी गुड़गांव में चली और रैपिड मेट्रो चली 2013 में। डीएमआरसी जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वो आपकी 21 जून 2010, और जो रैपिड मेट्रो है वो रैपिड मेट्रो आई 2013 में। तो ये फैक्ट आप लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे, हरियाणा में जो फूल मंडी है वो फूल मंडी कहां पर है? गुरुग्राम में है फूल मंडी। और ये जो फूल मंडी है गुड़गांव में, याद रखेंगे कि हरियाणा में सबसे अधिक जो गेंदे के फूलों का उत्पादन होता है, गेंदे का जो फूल है वो कहां पर होता है? गुरुग्राम में। हरियाणा में सर्वाधिक गेंदे के फूलों का उत्पादन गुरुग्राम में होता है, ठीक है। और हरियाणा में फूल मंडी कहां पर है? गुरुग्राम में है। और इसमें एक बात और लिख लेंगे, हरियाणा में गुड़गांव में जो फूल मंडी है ये किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? नीदरलैंड्स के सहयोग से। नीदरलैंड्स के सहयोग से हरियाणा में ये फूल मंडी स्थापित की गई है, नीदरलैंड्स के सहयोग से, ठीक है। और हरियाणा में गुड़गांव में विंटेज कार रैली, ठीक है, कि पुरानी कौन कौन सी कारें हैं, वो विंटेज कार रैली का आयोजन गुड़गांव में किया जाता है। बेसिकली सोहना से गुड़गांव तक होता है ये, और ये जो आयोजन किया जाता है ये 1964 से आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1964 से किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति कहां पर है? सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति गुरुग्राम में है। सबसे ऊंची इस्पात की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति गुरुग्राम में है, ठीक है। क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट और है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि गुड़गांव में एक जगह पड़ती है फर्रुखनगर। मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि अंग्रेजों ने सबसे पहले नमक ढोने के लिए, पूरे भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले नमक ढोने के लिए सबसे पहले जो मीटर गेज लाइन थी, आपको पता होगा कि जब हम रेलवे लाइंस की बात करते हैं तो नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। आजकल तो सारी लाइनें ब्रॉड गेज हो गई हैं, ठीक है। तो 1 मीटर, मतलब जो दोनों ट्रैक होते हैं उनके बीच में 1 मीटर का फासला होता है। तो जो मीटर गेज थी वो कहां से शुरू की गई थी? घड़ी हरसरू से लेकर और फर्रुखनगर तक, क्योंकि फर्रुखनगर थोड़ा सा साइड में पड़ता है। घड़ी हरसरू से लेके और फर्रुखनगर तक जोड़ा गया था, और फिर फर्रुखनगर के बाद अल्टीमेटली गुड़गांव और फिर दिल्ली सप्लाई होता था। तो ये नमक ढोने के लिए क्या किया गया था? इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये सबसे पहली मीटर गेज की लाइन थी जो अंग्रेजों ने शुरू की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो फर्रुखनगर का एरिया है यहाँ पर नमक होता है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है वो नमकीन है, तभी जो साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर वो पहुंचते हैं। इज इट ओके? ठीक है। और हरियाणा का जो व्हाइट पैलेस है, एक पॉइंट और है, हरियाणा का व्हाइट पैलेस किसको कहा जाता है? ये मेरे को बताना था जब मैंने मंसूर अली खान के बारे में जिक्र किया, पटौदी के बारे में जिक्र किया। तो हरियाणा का जो व्हाइट पैलेस है वो क्या है? पटौदी पैलेस है, वो पटौदी पैलेस है, हरियाणा का व्हाइट पैलेस, ठीक है। चलो, तो ये क्या था? ये हरियाणा के बारे में सारा डिस्कशन था।
जो पीपीटी है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा। एंड आई होप कि गुड़गांव की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है, साझा कर ली है। इवन देन अगर कुछ इंफॉर्मेशन है जो नहीं हो पाई है तो आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हरियाणा की, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हरियाणा की, पॉलिटी पढ़ेंगे हरियाणा की, देन वहां पे कवर हो जाएंगी अगर कुछ बच जाता है तो। बट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो हमने क्या कर लिया आप लोगों के साथ शेयर, साझा कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट यही है मेरा, एक लाइक, शेयर और कमेंट आपकी तरफ से जरूर करना है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले जिले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।